गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वही आपका पिछला टॉपिक मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ का स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप 3 न्यूमेरिकल का। जो टाइप 3 में बताया गया था, टाइप 3 में क्या बताया गया था कि जब आपका कोई एक डीसी सर्किट गिवन हो जिसकी एनालिसिस आपको मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ मेथड से करनी हो और उसमें कोई एक करंट सोर्स दिया हो, उस गिवन सर्किट में क्या हो, एक कोई करंट सोर्स दिया हो, ठीक। और वो करंट सोर्स क्या हो, किसी इंडिविजुअल मेश में ना हो करके दो मेशों के बीच में हो, ठीक। वो इंडिविजुअल करंट सोर्स क्या हो, किसी एक इंडिविजुअल मेश में ना हो करके किन्हीं दो मेशेस के बीच में हो, ठीक। तो उस टाइम जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो आपको बताया गया है कि टाइप 3, तो इस टाइप के जो सर्किट होते हैं वो आपको हम लोग उसको टाइप 3 में काउंट करते हैं। और टाइप 3 वाले सर्किट में क्या है कि उस करंट सोर्स की जो वैल्यू होती है उन दोनों मैसेज में एज्यूम किए हुए करंट के रिजल्टेंट के बराबर होता है, ऐसा आपको बताया गया है। तो ये किस में बताया गया है, मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ में। तो एनालिसिस करते हुए इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर कोई गिवन आपका डीसी सर्किट है और उसमें कोई करंट सोर्स दिया हुआ है और वो करंट सोर्स किसी एक इंडिविजुअल मेश में ना होकर करके दो मेसेज के बीच में हो, तो ऐसे केसेज में इस टाइप के सर्किट को हम टाइप 3 में काउंट करते हैं। और टाइप 3 में काउंट करते टाइम आपको ये बताया गया है, ये सजेशन दिया गया है कि वो जो करंट सोर्स दिया गया है जिसकी वैल्यू समथिंग एम्पियर होगी, वो वैल्यू क्या होगी, उन दोनों मेसेज के एज्यूम किए हुए करंट के रिजल्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग एक टाइप 3 का सर्किट बनाते हैं। तो बात करेंगे इस गिवन सर्किट के लिए। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग लूप एनालिसिस मेथड बाय मेश एनालिसिस मेथड बाय मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ, ठीक। इसके लिए क्या क्वेश्चन है कि आपको करंट कैलकुलेट करना है 6 ओम के रजिस्टर में बाय यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। मेश एनालिसिस मेथड के थ्रू आपको 6 ओम के रजिस्टर में करंट निकालना है, ठीक। तो अब इसकी पहले पहचान करेंगे इस गिवन सर्किट में कितने मेश तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया था कि आपको कभी भी मेश मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको ये पहचानना उस गिवन सर्किट में कितने मेश बन रहे हैं। तो देखेंगे, तो मेश पहचानने से पहले सर्किट को हम क्या कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। तो मान लीजिए पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और ये 8, ठीक। तो पॉइंट आउट कर लिए। अब पॉइंट आउट करने के बाद देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा क्लोज पाथ बनेगा, जहाँ जहाँ क्लोज पाथ बनेगा वहीं वहीं मेश होगा। तो ये आपका क्लोज पाथ देखिए, 1 से 2, 2 से 8, 8 से 6, 6 से 7, 7 से 1, इतनी दूर में बन रहा है। तो एक मेश ये हो जाएगा, मेश 1। दूसरा देखिए कहाँ बन रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 2, ठीक। तो यहाँ पे क्लोज पाथ बन रहा है, तो एक मेश ये तैयार हो जाएगा जिसको मेश 2 कहेंगे हम लोग। फिर एक दूसरा देखें, 8 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, एक क्लोज पाथ इसमें बनेगा तो इसको मेश 3 कह लेंगे, ठीक। अब इस मेथड में आपको बताया गया है कि जितने एज्यूम करंट हो, जितने नंबर आप मैसेज होंगे उतने नंबर आप एज्यूम करंट होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको तैयार करने हैं, ऐसा एम होना चाहिए आपको, ठीक। तो आपका पहला मेश है, तो पहले मेश में एक एज्यूम करंट मान ले रहे हैं, क्या मेश 1 है तो उसका करंट मान ले रहे हैं I1,
मेश 2 है तो उसका करंट मान ले रहे हैं I2, और मेश 3 है तो उसका करंट मान ले रहे हैं I3। ठीक, अब बात करेंगे कि तीनों दिए हुए मैसेज में माना हुआ करंट का डायरेक्शन क्या है। तो तीनों दिए हुए मैसेज में 1, 2, 3 में माना हुए करंट का डायरेक्शन हमने क्या ले रखा है, क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्लॉकवाइज में मेश 1 में क्या पाथ होगा करंट का, 1 से 2, 2 से 8, 8 से 6, 6 से 7, 7 से 1 होगा। क्लियर है। मेश 2 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2 का क्या पाथ होगा सर्कुलेशन का, I2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 2 होगा। ठीक, इसी तरह मेश 3 में I3 के सर्कुलेशन का क्या पाथ होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 8 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8 होगा। क्लियर है। अब हमको नंबर ऑफ मैसेज देखना है। मैसेज ऑब्लिक लूप, तो पहला कौन सा है आपका, आपने बताया 1, 2, 8, 6, 7, 1। दूसरा कौन सा है 2, 3, 4, 8, 2। तीसरा कौन सा है 8, 4, 5, 6, 8। ठीक, अब लूप की बात करें, लूप कौन सा बनेगा आपका, एक आपका बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1। दूसरा कौन सा बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, 8। ठीक, अब बात करेंगे पहला लूप क्या दिखाया गया है, ये 1 से 2, 2 से 8, 8 से 7, 7 से 1, 1 7 से 1, पहला मेश ये ऑब्लिक लूप। दूसरा क्या दिखाया गया 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 2। तीसरे में क्या दिखाया गया है 8 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8। अब लूप की बात करें तो आपको बताया गया था कम्बिनेशन ऑफ मैसेज इज नोन एज ए लूप। इंडिविजुअल मैसेज को भी लूप कहते हैं और कम्बिनेशन ऑफ मैसेज को भी लूप कहते हैं। तो मैसेज नोन एज ए लूप बट लूप इज नॉट नोन एज ए मेश। ठीक, क्योंकि लूप किससे तैयार होता है, कम्बिनेशन ऑफ मैसेज से। अब बात कर रहे हैं क्या लूप में हमने क्या दिखाया, कौन सा पाथ 1 से 2, 2 से कौन सा क्लोज पाथ दिखाया है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 4 से 5, 6, 7, 1। यानी कि एक क्लोज पाथ इसमें भी बनेगा तो ये भी आपका लूप तैयार कर लेगा। फिर क्या दिखाया 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, फिर 8 से 2, 2 दिखाना यहाँ छूट गया है, क्योंकि जब तक एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा तब तक क्लोज पाथ नहीं बनेगा, और जब तक क्लोज पाथ नहीं बनेगा तब तक मेश और लूप नहीं बनेगा। ठीक, तो इतने हैं। अब बात करेंगे कि हमने बताया था कि जब किसी गिवन डीसी सर्किट में करंट सोर्स हो तो आपको ये फाइंड आउट कर लेना है कि कौन सा लूप या मेश विद करंट सोर्स तैयार हो रहा है और कौन सा विदाउट करंट सोर्स तैयार हो रहा है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने बताया था कि ऐसा लूप या मेश जो विद करंट सोर्स है वहाँ पे केवीएल एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसा मेश या लूप जो विदाउट करंट सोर्स है वहाँ पे हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेश ऑब्लिक लूप विदाउट CS मतलब करंट सोर्स, और ये दोनों क्या है मेश विद है CS, मेश ऑब्लिक लूप विद CS मतलब विद करंट सोर्स। ये क्या है आपका लूप विदाउट करंट सोर्स। ठीक, विदाउट वाले में आपको क्या बताया गया कि केवीएल एप्लीकेबल है, यहाँ लग जाएगा यहाँ लग जाएगा, लेकिन आपका विद वाले में केवीएल नहीं लगेगा। तो ये कंसेप्ट फंडा क्लियर रखना, केवीएल कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। ठीक, पहले हम जहाँ लगा सकते हैं तो पहला कहाँ लगा सकते हैं ऊपर वाले में, क्योंकि विदाउट करंट सोर्स है तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन मेश
1 2 8 6 7 1। इसमें जब लगाने जाएंगे तो देखेंगे क्या, 1 से 2 चलेंगे, कोई आपका, ये हमने बताया जो पॉइंट लिखते हैं आपका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन होता है, और बीच में जो एरो दिखाते हैं वो करंट का डायरेक्शन होता है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन क्या है, 1 2 8 6 7, ये क्लॉकवाइज। आपका करंट का एरो का डायरेक्शन क्या है, वो भी क्लॉकवाइज, यानी कि आपके माने हुए करंट का डायरेक्शन और आपके ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन सेम है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो 1 से 2 चलेंगे, तो 1 से 2 चलेंगे, कोई आपका रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है, तो इसको पास करते हुए पॉइंट 2 पे आ जाएंगे। फिर 2 से कहाँ चलना है, 8 की तरफ, तो 2 से 8 की तरफ चलेंगे, तो इसके बीच में आपका एक रेजिस्टिव एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 2 ओम है। फिर देखेंगे कि इसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, किस मेश में है। तो जब इसका एग्जिस्टेंस देखेंगे तो ये मेश 1 में भी है और मेश 2 में भी है। तो मेश 1 में होने के कारण और मेश 2 में होने के कारण इसमें मेश 1 का भी करंट सर्कुलेट कर रहा है और मेश 2 का भी करंट सर्कुलेट कर रहा है 2 ओम के रेजिस्टेंस में। ठीक, तो जब भी 2 ओम के रजिस्टर को मेश 1 के करंट के साथ या मेश 2 के करंट के साथ लिखेंगे, तो उस टाइम हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन का ज़रा ध्यान रखेंगे कि जिस करंट का डायरेक्शन आपके ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में हो उसको निगेटिव साइन के साथ लिखना है उस पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए, और जिस करंट का डायरेक्शन आपके ऑब्जर्वेशन के अपोजिट हो तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है उस पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए। ठीक, यहाँ पे जब देखेंगे तो I1 का डायरेक्शन आपके ऑब्जर्वेशन के सेम में, तो लिखेंगे -2I1, और जब I2 का सर्कुलेशन देखेंगे तो होगा 8 से 2, लेकिन आप 2 से 8 चल रहे हैं तो +2I2 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 से 6, फिर 8 से 6 वाले केस में क्या है कि इसमें कौन सा रजिस्टिव एलिमेंट है, 5 ओम का, और 5 ओम का एग्जिस्टेंस कहाँ है, 5 ओम का एग्जिस्टेंस 1 में भी है और 3 में भी है। यानी कि अब इसमें दो करंट सर्कुलेट कर रहा है, एक मेश 1 का माना हुआ करंट और एक मेश 3 का माना हुआ करंट। मेश 1 का माना हुआ करंट क्या है, I1 है, मेश 3 का माना हुआ करंट क्या है, I3 है। तो I1 का डायरेक्शन मेरे ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में इसलिए माइनस, और I3 का डायरेक्शन मेरे ऑब्जर्वेशन के अपोजिट है इसलिए प्लस। कैसे पता चल रहा है कि ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में है या अपोजिट है, तो ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन ये पॉइंट बता रहा है, आप 8 से 6 चल रहे हैं तो I1 का सर्कुलेशन जब होगा 1 से 2, 2 से 8 और 8 to 6 होगा, तो यानी कि हमारे डायरेक्शन में तो माइनस लिखेंगे। और आई थिंक का जब सर्कुलेशन होगा इस तरह से एरो होने के कारण, तो ये 8 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, यानी कि हम ऑब्जर्व करें 8 to 6 और I3 फ्लो कर रहा है 6 to 8, यानी कि इसको प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -5I1 + 6I3। ठीक, अब देखें क्या है, इज इक्वल टू, नहीं अभी इज इक्वल टू नहीं, अब 6 to 7 चलेंगे, 6 to 7 चलेंगे, कोई एलिमेंट नहीं है, पास करते हुए 7 पे आ जाएंगे, फिर 7 to 1 चलेंगे। जब 7 to 1 चलेंगे तो 7 to 1 जब चलेंगे हम लोग तो क्या होगा, आपका एक बैटरी सोर्स दिखेगा, और बैटरी सोर्स जो दिखेगा वोल्टेज सोर्स, और उसके लिए कंसेप्ट बताया गया साइन कन्वेंशन में, आप जैसे भी मूव करें अगर आपके ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में जो भी सेकंड प्लेट पड़ेगा उसका साइन लेंगे, तो 7 to 1 के ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में सेकंड प्लेट प्लस पड़ेगा, यहाँ +10V नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली 10 लिखेंगे। फिर 1 से चल करके 1 पे पहुंच गया आप, यानी कि क्लोज पाथ आपने कंप्लीट कर लिया, तो इक्वेट करा देंगे 0 से। तो जब 0 से इक्वेट करा देंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन -2I1 -5I1 -7I1 हो जाएगा, +2I2 हो जाएगा और +6I3 हो जाएगा, और इस कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10। ठीक, ये मेश 1 से इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे क्या, मेश 2 को चुनना है कि नहीं चुनना है। मेश 2 ये लूप विद करंट सोर्स है, मेश विद करंट सोर्स है, तो ये नहीं आपका केवीएल एप्लीकेबल है। 3 को चुनना है कि नहीं चुनना है केवीएल लगाने के लिए, तो ये भी आपका लूप ऑब्लिक मेश क्या है, विद करंट सोर्स है, तो यहाँ केवीएल नहीं लगेगा, इसको नहीं चूज करेंगे। अब बात करेंगे कि इन दोनों में, तो ये दोनों क्या है, लूप जो है आपका, ये भी लूप विदाउट करंट सोर्स, ये भी दोनों सोर्स है, तो इनमें केवीएल एप्लीकेबल है। तो जब इनमें केवीएल एप्लीकेबल है तो इसका पाथ देखिए क्या है, इसका पाथ ये है 1 2 3 4 5 6 7 1। ठीक, और इसका नीचे वाले का पाथ क्या है, 2 3 4 5 6 8
8/2, ठीक। तो दोनों के पास में देखेंगे कि ये बीच वाला जो 4 एम्पियर करंट सोर्स है वो नहीं आ रहा है, ना तो इसके इक्वेशन में आएगा 4 एम्पियर, ना तो इक्वेशन में 4 एम्पियर आएगा, ठीक। और ना ही इस इक्वेशन में आपका 4 एम्पियर आ रहा है, ठीक। तो हमको केवल ऐसे ही इक्वेशन उठाने हैं जिसमें इन आपको हमने बताया था जितने नंबर ऑफ मैसेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन तैयार करने हैं, ठीक। तो अब हम इक्वेशन दूसरा कहाँ से लेंगे, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, क्योंकि दोनों में आपका 4 एम्पियर नहीं है तो कोई चाहे उसमें लगा लेंगे चाहे इसमें लगा लेंगे, कोई एक ले लेंगे। फिर एक हमने बना ही लिया, दूसरा ले लेंगे, और तीसरा कहाँ से बनाएंगे, इस करंट सोर्स के साथ बनाएंगे, ताकि आपके तीनों इक्वेशन में सारे डाटा एक साथ दिखें, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अप्लाई KVL इन मेश ऑब्लिक लूप कौन से वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 1, इसमें लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1। स्टार्ट करें, 1 से 2 चलेंगे, कोई आपका एलिमेंट रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है, पास करते हुए आगे बढ़ेंगे, 2 से 3 में कोई नहीं है, फिर 3 से 4 चलेंगे, 3 से 4 में आपका एक रेजिस्टिव एलिमेंट दिख रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 3 ओम। तो 3 ओम का एग्जिस्टेंस देखेंगे किस मेश में है, तो 3 ओम का एग्जिस्टेंस किस मेश में है, आपका 3 ओम का एग्जिस्टेंस मेश 2 में है, यानी कि उसमें जो करंट सर्कुलेट करेगा वो क्या होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो सर्कुलेट करेगा 3 ओम में वो कौन सा होगा, I2 होगा। I2 का डायरेक्शन और आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन सेम है, दोनों क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, -3I2 लिखेंगे। फिर 4 से 5 चलें, 4 से 5 जब चलेंगे तो 4 से 5 में एक रेजिस्टिव एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 6 ओम है, और 6 ओम का रेजिस्टेंस किस मेश में है, वो आपका मेश 3 में है, और मेश 3 का करंट कितना है, I3 है, और I3 की वैल्यू किस डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रही है, I3 की वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट, और आप ऑब्जर्व किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऑब्जर्व आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण आपको क्या लिखना है यहाँ पे, -6I3। फिर 4 to 5 हो गया, फिर 5 to 6 कोई एलिमेंट नहीं है, 6 to 7 नहीं है, फिर 7 to 1, तो ये क्या हो जाएगा, +10 = 0। यहाँ क्या आ जाएगा, -3I2 -6I3 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3I2 स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल +6I3 +10 इक्वेशन नंबर 2। प्लीज इसको लाइक और अब बात करेंगे क्या और शेयर कि आपके पास दो इक्वेशन बन गए, आइए चलते हैं अपने तीसरा भी आप बनाना चाहेंगे तो इससे बनेगा, लेकिन हमने बताया था आपको ऐसे 3 इक्वेशंस बनाने हैं जिसमें इस सर्किट डायग्राम में दिए हुए सारे डाटा आपको क्या हो जाए, सारे डाटा का प्रेजेंस हो। आप तीसरा इक्वेशन अगर इसकी हेल्प से बना लेंगे, बन तो जाएगा इक्वेशन भी गलत नहीं होगा, बन भी जाएगा इक्वेशन, लेकिन जो आपका आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस सोर्स का कहीं यूज ही नहीं किया, ना तो इस इक्वेशन में, ना तो इस इक्वेशन में, और ना ही इससे बनने वाली इक्वेशन में होगा। तो इसका यूज कैसे होगा, तो आपको बार बार बताया गया था कि टाइप 3 वाले डीसी सर्किट में क्या होता है, टाइप 6 वाले सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि जो करंट सोर्स का प्रेजेंस होता है वो कहाँ पे होता है, किन्हीं दो मेश के बीच में होता है, और उस करंट सोर्स की जो वैल्यू होती है उन दोनों मेश में या लूप में माने हुए करंट के रिजल्टेंट के बराबर होता है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको करंट सोर्स के साथ साइन कन्वेंशन में बता दिया गया था कि इस करंट सोर्स का के डायरेक्शन में अगर हमारा ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन है तो प्लस, अगर करंट सोर्स के डायरेक्शन में हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है या मेरे ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में करंट सोर्स है तो प्लस, अगर मेरे ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में करंट सोर्स नहीं है तो माइनस। यानी कि अब देखेंगे कि करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो इसका एरो हेड देखेंगे हमारा 4 से 8 की तरफ है, तो 4 से 8 की तरफ जो करंट चलेगा उसको प्लस में लिखेंगे, और 4 से 8 से 4 की तरफ जो करंट चलेगा वो इस करंट सोर्स के लिए रिस्पेक्ट में माइनस में लिखेंगे, ठीक। तो उन दोनों का जो प्लस माइनस का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू 4 के बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे। अब ये 4 एम्पियर के डायरेक्शन में क्या है, 4 एम्पियर का एरो हेड 4 to 8 है, और 4 to 8 है,
I2 का एरो हेड किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज में किधर जाएगा, ये 4 to 8, यानी कि इसको प्लस। I3 का एरो हेड किधर है, क्लॉकवाइज, तो ये किधर जाएगा 8 to 4, यानी कि इसको इसके रिस्पेक्ट में माइनस, इसको इसके रिस्पेक्ट में प्लस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I3, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और जब 4 हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम फिगर। ये आप KVL लगा के नहीं लिखेंगे, ये आप फिगर को देखते हुए लिखे हैं, कंसेप्ट से लिखे हैं, जो कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो इससे तैयार होने वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो इक्वेशन नंबर 3 बनने के बाद आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लेना है। तो 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर लेना और प्लस ऐड कर लेना है। ठीक, ऐड करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 6I2 हो जाएगा, यहाँ 3 ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9I2, यहाँ 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 24 और 24 ये 34, तो I2 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 9, इतना एम्पियर हो जाएगा I2 की वैल्यू। ठीक, और जब I2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा I3 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा -2/9, इतना एम्पियर। तो अब हमको करंट कहाँ पूछा था, करंट इन 6 ओम में पूछा था। तो करंट हमको I1 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करंट इन 6 ओम, तो करंट इन 6 ओम कहाँ पड़ रहा है, मेश 3 में पड़ रहा है। और मेश 3 में पड़ रहा है तो मेश 3 में कौन सा करंट सर्कुलेट कर रहा है, या कौन सा करंट माना है आपने, I3 की वैल्यू आपने कितना निकाला, -2/9, इतना एम्पियर जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा, इतना एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन आपका किधर है, 6 में 4 to 5, इस डायरेक्शन में ये सर्कुलेट करेगा। ठीक, इस डायरेक्शन में सर्कुलेट करेगा। तो फिर से आपको बता दिया जा रहा है कि 6 ओम में करंट कैसे आएगा आपका, 6 ओम में जो करंट आएगा वो वैल्यू क्या, कहाँ देख रहे हैं हम लोग कि इस वैल्यू में जो निकाल रहे थे हम लोग कि 6 ओम का करंट कितना होगा। तो 6 ओम का करंट हम बात कर रहे थे कि 6 ओम को करंट निकालना था। तो आपको देख रहे हैं 6 ओम का एग्जिस्टेंस कहाँ है, मेश 3 में है। तो मेश 3 में कौन सा करंट मान रखा है आपने, I3 मान रखा है। तो I3 के बराबर होगा, I3 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने, -2/9 एम्पियर निकाल रखा है। और जो 2/9 है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो 4 to 5 के डायरेक्शन में होगा। 4 to 5 मतलब ये पॉइंट 4 to 5 इस डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक, ऐसे इस तरह से आपका। ठीक, मान लीजिए आप इसमें KVL लगाते तो क्या इक्वेशन बन के आता है, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग। एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व होने का, क्लियर है। अब हम लोग इसमें ना लगा करके, क्योंकि हमने बताया इनमें से किसी एक में लगाना, तो इसमें लगाएं, उसके बाद देखें। इसमें जब लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, अप्लाई KVL इन लूप 2 3 4 5 6 8। ठीक, तो जब इसमें लगाएंगे तो 2 से 3 जब चलेंगे कोई एलिमेंट नहीं, 3 से 4 चलेंगे तो इसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, इसका एग्जिस्टेंस मेश 2 में है। तो इसको मेश 2 के करंट के साथ लिखेंगे। हमने बताया आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन आपका माना ही होगा करंट का डायरेक्शन सेम, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, -3I2 लिखेंगे। क्लियर, 3 से 4 चलें, 3 से 4 हो गया, नहीं 3 से 4 हो गया, 2 से 3 कुछ नहीं था, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 चले, 4 से 5 चले। अब 4 से 5 में क्या लिखेंगे इसको, 4 से 5 में कौन सा रेजिस्टिव एलिमेंट है, 6 ओम। और 6 ओम का एग्जिस्टेंस कहाँ है, मेश 3 में। मेश 3 का करंट क्या, I3 है। इसका डायरेक्शन आप क्या जूम करें, ऑब्जर्व के डायरेक्शन का क्या सेम है, तो क्या लिखेंगे, -6I3। क्लियर, फिर इसके बाद 5 to 6 कोई एलिमेंट नहीं है। अब 6 to 8 चलेंगे, तो 6 to 8 जब चलेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टिव एलिमेंट जिसका 5 ओम वैल्यू है, और उस 5 ओम रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस मेश
3 के होने के साथ साथ मेष 1 में यानी कि कॉमन रेजिस्टेंस है, कॉमन में 2 करंट सर्कुलेट कर रहा है। आपको बार बार यही चीज़ बताया जा रहा है इस मेथड के अंदर, यानी कि उसको 2 बार लिखेंगे, एक बार जिस मेष की एनालिसिस कर रहे हैं उसके करंट के साथ, एक बार जिससे अटैच है उस मेष के करंट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, इस मेष की डायरेक्शन क्या होगा, माइनस में होगा, तो -5/3। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि आपके ऑब्जर्व करने के डायरेक्शन में I3 है इसलिए माइनस, और जो इसमें I1 सर्कुलेट करेगा 5 में इधर से, वो अपोजिट होने के कारण वो प्लस I1। ठीक, ये सारी बातें आपको साइन कन्वेंशन के दौरान बता दी जा चुकी है, कब प्लस कब माइनस। आपको अभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पिछले लास्ट वीडियोस को चेक कर लेंगे जिसमें साइन कन्वेंशन पढ़ाया गया है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग 6 to 8 के बाद 8 to 2 चलेंगे। 8 to 2 चलेंगे तो इसमें एक रेजिस्टिव एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 2 ओम है। इसका एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस कहाँ है, तो इसका एग्जिस्टेंस प्रेजेंस कहाँ है, मेष 2 में होने के साथ साथ मेष 1 में भी है। तो आप एनालिसिस इस मेष की कर रहे हैं तो इस मेष का करंट क्या है, I2 है। तो इस मेष के करंट का डायरेक्शन आपके ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में इसलिए माइनस, और जो जिससे ये अटैच है उसके डायरेक्शन के अपोजिट है इसलिए उसकी वैल्यू प्लस, -2 I2 + 2 I1 = 0। ठीक, 1 2 से चल के 2 पे आ गए, क्लोज पाथ कंप्लीट, इक्वेट करा दिए 0 से, तो 2I1, ये 2 और 5 7I1 हो जाएगा। 7I1 I2 -5I2 I3 -11I3 = 0। ठीक, तो एक इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से बन गया। और देखिए आपने इसमें बनाया तो देखिए इसमें भी आपका ये जो 4 एम्पियर वाला करंट सोर्स इसमें नहीं आया था, जो पिछला बना के बताया गया था उसमें भी नहीं आया था, और इसमें तो है ही नहीं है। यानी कि हम इनमें से किसी एक का यूज करेंगे, या इन दोनों को बना लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, या इसको बना लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, और इसको बना लेंगे तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, तीसरा में आपको हर हाल में इसको यूज करना है जो आपको बताया गया है, जिससे आप पहचान कर रहे हैं ये टाइप 3 है। तो टाइप 3 वाले में क्या बताया गया, फिर आपको दोहराया जा रहा है कि अगर कोई करंट सोर्स किसी दो मेष के बीच में पड़े तो उस करंट सोर्स की वैल्यू उस दो मेष में माने हुए करंट, एज्यूम किए हुए करंट के रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक, तो इस माने हुए करंट के रिजल्टेंट को निकालने के लिए आपको डायरेक्शन मिलाना है। डायरेक्शन कैसे मिलाएंगे कि करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो करंट सोर्स का एरो हेड देखेंगे तो एरो हेड 4 से 8 की तरफ है। तो जिस करंट माने हुए करंट का डायरेक्शन आपके करंट सोर्स के डायरेक्शन में उसको प्लस में लिखेंगे, जिस माने हुए करंट का डायरेक्शन आपके करंट सोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट है उसको माइनस में लिखेंगे। ठीक, और उस प्लस माइनस का जो रिजल्टेंट होगा वही उसकी वैल्यू 4 के बराबर होगा। तो 4 के डायरेक्ट इस 4 करंट सोर्स के डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका डायरेक्शन क्या है 4 to 8 है, क्योंकि एरो हेड इधर है। तो I2 जब क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेगा तो इसका किधर जाएगा 4 to 8, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, और ये कैसे जाएगा 8 to 4 जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे I2 I3 = 0, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, इस सोर्स के वैल्यू बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे 4, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इक्वेशन 1 को 2 को 3 को इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और जब कुछ वैल्यू मिल जाएगी तो उसको हम लोग इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो इसको सॉल्व करते हुए I3 की समथिंग वैल्यू निकाल लेंगे, और समथिंग वैल्यू जो निकालेंगे जितना एम्पियर आएगा वही एम्पियर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा करंट इन 6 ओम, करंट इन 6 ओम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपको ये देखना है कि 6 ओम किस मेष में पड़ रहा है। तो मेष 3 में पड़ा, मेष 3 का करंट क्या मान रखा है, I3 मान रखा है। तो I3 की जो भी वैल्यू आएगी उतना एम्पियर इसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक, तो ये चीज है आपका कि कितना एम्पियर होगा, ये निकालने का तरीका है। ये चीज आपको बार बार ध्यान देना है कि अगर आप मेष 1, मेष 2, मेष 3, तो आपके सामने तो मेष नंबर ऑफ मेष और लूप मिला के 5 हैं, लेकिन किस 3 में लगाना है, कहाँ से 3 इक्वेशन बनाना है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहाँ से 3 वो इक्वेशन आएंगे इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो लूप विद करंट सोर्स है, मेष विद करंट, यहाँ केवीएल नहीं लगेगा। इन 3 में तो लगेगा, लेकिन क्या इन तीनों में केवीएल लगा करके हम आंसर ला सकते हैं, तो होगा इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए आंसर होगा नहीं। अगर हम ला दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों, ठीक, तो आप सॉल्व करेंगे 3 इक्वेशन तो मतलब बनेगा ही बनेगा, और सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू भी आएगा, लेकिन वो वैल्यू क्या होगा, वो गलत होगा, क्योंकि उन तीनों इक्वेशन में इसका प्रेजेंस आपको दिखेगा नहीं। जब इस 4 एम्पियर का प्रेजेंस दिखेगा नहीं तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन वो
क्या होगा, गलत ही होगा, क्योंकि सही तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका यूज ही नहीं किया। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, पहले ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जो टाइप 3 में बताया गया है कि जो अगर कोई करंट सोर्स किसी दो मेश के बीच में पड़े तो उसका रिजल्टेंट होता है, तो वो रिजल्टेंट निकाल के देख लेंगे, और रिजल्टेंट निकालने के बाद उसको इसको एक इक्वेशन तो कंसेप्ट में रखेंगे कि ये वाला इक्वेशन तो हमको बनाना ही बनाना है। कौन सा इक्वेशन, ये वाला जो फ्रॉम फिगर आता है, ये तो बनाना ही बनाना है। और इसके अलावा दो इक्वेशन तैयार करने, तो इसके अलावा इन तीन में से कोई चूज कर लेंगे और चूज कर करके वहाँ केवीएल लगा देंगे, केवीएल लगाने के बाद दो इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद हमको उन अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है जो आपने मान रखा है। मानने के बाद जो वैल्यूज हैं उसको आप क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर कर देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका मेश करंट ला था या मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग ला था या मेश ऑब्लिक लूप करंट मेथड था, इन तीनों पे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है और इस पे तीन न्यूमेरिकल किस तरह से आएंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल की तरह आपका चले हैं कि कैसे आएंगे, ठीक। तो और भी न्यूमेरिकल हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे बताए हुए मेथड को आप तब तक आप करेंगे जब तक आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला सकते हैं कि हम अब फ्री हो गए हैं सॉल्व करने के, बिना वीडियो देखे, बिना किताब खोले या बिना ये किए, मतलब आपको बार बार किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं करना पड़ा, आप लगा सॉल्व करने के लिए कंफर्ट अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।